अभी लाइव चालू हुई क्या? अभी लाइव चालू हुई है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। अबे ये क्या हो गया, लाइव चालू क्यों नहीं हो रही है? ये लाइव चालू क्यों नहीं हो रही है मामा? ये लाइव चालू क्यों नहीं हो रही है? What's wrong with this live man? What is wrong with this live man? What is wrong? What is wrong? Am I live, guys? Now everything is clear. Audio video is clear, guys. Just let me know fast. Hello, hello, hello. चलिए, we are good to go. We are good to go. Yes, we are live. चलिए चलिए. Hey guys, hey guys, hey guys. I'm set from Vishnu. स्वागत नंदन अभिनंदन एवरीवन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जी और भैया जी, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कहानी को। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कहानी को। हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं हमारी कहानी को। हाँ सर, हम हमारी कहानी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं सर। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर प्राइमरी सेक्टर को शुरू किया था। हाँ, अरे यार सर, ये तो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है सर, है ना? ये तो सर हम लोगों को पता है। व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी सेक्टर सर? हमें पता है सर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब, अरे भैया, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग और ये सब जो है वो एक्चुअली ह्यूमन रिलेटेड चीज है। ठीक है, हाँ सर, का मतलब जो इन सब चीजों होती है। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा ये था कि हाँ 1960 तक तो सिर्फ यही था बाबा। 1960 तक सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का था, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह थी नहीं, सर्विस सेक्टर में तो हम थे ही नहीं, तो भैया कुछ था ही नहीं। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा मतलब इनफैक्ट हम लोग फूड डिफिशिएंट कंट्री बन गए थे। अपने पढ़ा है कि हाँ भैया, हम लोगों को जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा था खाने के लिए। सोचो, अगर हमें यूएस के ऊपर खाने के लिए भी डिपेंडेंट रहना पड़ा तो मतलब कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, और तो हम लोग सेकंड लार्जेस्ट हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, टी में, फार्म फिश में, कॉटन में, शुगर कैन में, वीट में, राइस में, कॉटन में, शुगर में, इंस्पाइट। जबकि हम लोग जो है वो सबसे ज्यादा जगह देखे बैठे हैं वीट, राइस और कॉटन में। ठीक है यार, ये ना इसलिए भी होता है, देखो हमारे यहाँ ना हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते। मैंने आप लोगों को बताया था कि टेक्नोलॉजी को हम लोग अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो भैया सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमें पता है कि आज भी 47% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। मतलब एक बार सोच के सही में लगता है कभी कभी कि यार 47% पॉपुलेशन का डायरेक्टली डिपेंड होना, मतलब आप एक बार इमेजिन करो यार कि साला मतलब कितनी बड़ी बात हो गई यार। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग मशीनरीज को यूज नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले समझाया, अगर ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तब क्या होगा? तब हमारा टेंशन चालू हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो भैया ये सब चीजें हैं, हाँ सर। फिर हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, हाँ सर। एमएसपी उधर लिखा गया। इसके अलावा भी कुछ रीसेंट चीजें भी सरकार ने करी है, जैसे कि अच्छा ये पूछा जाता है कि इनकम सपोर्ट, ये पीएम किसान योजना किसके अंदर आ रही है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रही है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी गई क्या? हाँ सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी है एट 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन। यानी अगर आपका कॉस्ट प्रोडक्शन है 1 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे प्रकार के लोग यहाँ पर तर्क वितर्क रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों का कहना है कि सर अगर हम लोग सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, अगर हम लोग मिनिमम सेलिंग प्राइस दे रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी हैव मैक्सिमम सेलिंग प्राइस? मैं आपको समझाता हूं। ये यूजुअली वो प्राइस है जिसपे गवर्नमेंट खरीदती है, तो गवर्नमेंट इसके बाद कमा के या फिर थोड़ा बहुत रख के बेचना चाहिए सरकार को। अब क्या होता है क्या नहीं होता है गलत बात है, बेटा। सर हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली बना के रखा है कि भैया इन लोगों को ना लोन सस्ते में मिल जाए, सो दैट, देखो यार समझने की कोशिश करो, ये वो लोग हैं जिनके कारण हम लोग घर में खाना खा पा रहे हैं यार। मैंने आपको दिखा था 25 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल उगाने के लिए। तो भैया कितना पानी, मतलब फ्लडेड एरिया में जो है चावल उगाया जाता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, है ना। नेचुरल मिशन फॉर एडिबल ऑयल लाया गया ताकि हम लोग ज्यादा उस पर ध्यान दे पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया, नोवल इंश्योरेंस स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग फ्रॉम क्रॉप एंड लॉस डैमेज। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक साल ज्यादा बारिश आ गई तो भी क्रॉप डैमेज, एक साल बारिश नहीं आई तो भी क्रॉप डैमेज। हमने पढ़ा था 1966 और 1967 में सूखा पड़ गया था। सो 1966 1967 में सूखा पड़ गया तो भी हमें प्रॉब्लम है। किसी साल बाढ़ आ जाएगी तो भी हमारे लिए समस्याओं का बहुत सारी पॉइंट्स है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर, प्रोविजन फॉर सॉइल हेल्थ कार्ड। मैं आपको समझाता हूं सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, क्योंकि मैंने भी यूज करने की कोशिश करी थी। मतलब मैं करने मतलब जरूरत नहीं पड़ी, बट हमने भी करी थी। आप अपने खेत में जाओ, मिट्टी लो और मिट्टी को किसी भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड जगह पे भेज दो। बहुत बढ़िया चीज है ना। तो आप किसी भी मिट्टी को गवर्नमेंट सर्टिफाइड जगह पे भेज दो, अब गवर्नमेंट आपको बताएगी कि इस जमीन में आपको क्या क्या उगाना चाहिए।
अब आप सोचो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भैया कुछ नहीं करना है, मिट्टी को लो पन्नी में डब्बे में भर के सरकार को भेज दो, सरकार आपको सब बता देगी कि आपको कौन सी खेती करनी चाहिए, और कमाई होगी तो सरकार टैक्स भी नहीं लेगी। परंपरागत एट कृषि विकास योजना टू सपोर्ट एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ। देखो मैं आपको समझाता हूँ, हमारे देश में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोगों ने ना ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए दे एचवाईवी सीड यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के ऊपर मतलब पेस्टिसाइड पर पेस्टिसाइड लगाए, क्योंकि हम जानवरों को मारे थे। अब जानवरों को मारते मारते लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि कब मिट्टी खराब हो गई, उसके बाद मिट्टी से कुछ भी होगा निकलेगा ही नहीं। तो अब मैं आपको दो तीन चीज समझाता हूँ, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसके ऊपर भी बोला नहीं यार ऑर्गेनिक बनाते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है? ऑर्गेनिक खेती नॉर्मल खेती से 1/3 या 1/4 होती है। यानी अगर एक खेत में मान लो 100 किलो गेहूं उगती है, तो ऑर्गेनिक में 25 किलो उगेगा या 33 किलो उगेगा। इसमें एक और मजे की बात है, मतलब बुरी बात है। बुरी बात ये, अगर आपने अभी तक मान लो अपनी जमीन के ऊपर वो किया फर्टिलाइजर बहुत सारे लगाए, तो 2-3 फसल तो बर्बाद होगी। मतलब आज अगर आप फर्टिलाइजर लगाना बंद करते हो तो भी 2-3 फसल बर्बाद होगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजर मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया है उससे भी तो रिलीज करेगा। तो ऑर्गेनिक करने में इतना टाइम लग जाता है उसके बाद। अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम ये है कि सर जब आप ऑर्गेनिक करते हो, मतलब यार देखो, अब ठीक है वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, सब बातें सही है, लेकिन यार अभी अवेयरनेस आई है कि अच्छा खाना है बढ़िया खाना है, लेकिन इसके भी मल्टीपल टेस्ट करवाने पड़ते हैं ना कि यार आपका खाना सही में अच्छा है, आप जो बोल रहे हो आप सही में उतना ऑर्गेनिक बेचो कि नहीं बेचो, सब भी समस्या। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ वायबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स की भैया हार्वेस्टिंग होने के बाद कटाई होने के बाद जो है उसके बाद कैसे होगा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज टू एंश्योर बेटर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन, मतलब जो फार्मर्स है वो खुद से ही अच्छा खासा कमा पाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्क्रीम टू इंक्रीज द वाटर, तो भैया पानी ज्यादा आएगा तो बढ़िया बढ़िया होगा, इसीलिए कैनाल्स बनाए गए। मतलब मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक जगह थी, वहां पर 1 बीघा जमीन थी 15 लाख रुपए की। 1 बीघा जमीन का मतलब होता है 27,000 स्क्वायर फीट के आसपास, ठीक है। यानी आप अगर निकालोगे तो 50-60 रुपए के आसपास की स्क्वायर फीट पड़ रही है ना, 50 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन होगी, ठीक है। तो एक जगह थी जहां पे 15 लाख रुपए बीघा जमीन मिल रही थी, क्योंकि वहां पे पानी नहीं था। जैसे ही वहां पानी आया, जैसे ही वहां पानी आया, आपको पता है जमीन का रेट क्या हो गया था? 90 लाख रुपए। इतना फर्क होता है, क्योंकि बंजर जमीन में किसी का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सर लोग कुएं खोद लेंगे, कुएं में भी तब पानी आएगा जब ग्राउंड वाटर होगा, बोरिंग में भी तब पानी आएगा जब ग्राउंड वाटर होगा। तो ये सब ग्राउंड वाटर होने के बाद ही होता है ना, और हैंडपंप से पानी तो निकाल नहीं सकते ना। बट सिक्किम एम्प्लॉयड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सी ट्राई ट्राई नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो नहीं सकती, अपने ध्यान से मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो अगर आपने एक खेत पे अगर एक बार पेस्टिसाइड लगा दी ना, तो फिर 3 फसल तक आपको रुकना पड़ता है एक्चुअल ऑर्गेनिक आने के लिए। और अब जैसे सिक्किम ओवरऑल देखो, सिक्किम है ना बहुत सारी चीजें। सिक्किम जिसे नहीं पता, मतलब वहां पे टैक्स भी नहीं लगता। इंडिया के रूल सिक्किम में नहीं लगते, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिक्किम ही है। हाँ एक सेकंड देखिए, क्या डस, देखें 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 देखें, डस इंडियन टैक्स इज अप्लाइड इन, टैक्स लॉ लिखना था, मैंने टैक्स लिख दिया है। सिक्किम इज एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स, है ना। तो अब ये देखो ऐसे, अब ऐसे देखो डीप में जाओगे ना, तो हर स्टेट के बारे में आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। या सिक्किम जो है वो मैं भी अलाइन कर सकता हूँ कि यार वो वहां पे होगा ऑर्गेनिक होगा। खैर टैक्स का और ऑर्गेनिक का कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने ऐसे नॉर्मली बता दिया आप लोगों को। बट हाँ हर एक चीज को देखना पड़ता है। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। सिक्किम कब जुड़ा नेम है? ये देखो, वैन हम लोगों ने एक्चुअली सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। तो सर सिक्किम 1975 में इंडिया का पार्ट बना, उससे पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट ही नहीं था, ठीक है। तो सिक्किम बिकम्स 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन May 16, 1975। दिस व्हाट मेड असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 बनाया गया था। तो भैया वो नहीं था। तो पहले सिक्किम अलग था, फिर सिक्किम जब इंडिया से जुड़ा तो सिक्किम की पहली कंडीशन थी कि हम लोगों को जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं अप्लाई होंगे। तो भैया बहुत सारी चीजें हैं, मतलब देखोगे तो 1975 a referendum was held in Sikkim, were more than 97% of the electorate voted to merge with India। तो उसके चक्कर में
लेकिन इट वॉज अ वेरी 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 सिंपल थिंग कि भैया हम लोग जो है वो सिक्किम को तभी इंडिया के साथ जुड़ेंगे जब टैक्सेस लगेंगे, सिर्फ टैक्सेस नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्पन है, ठीक है। सो अगर आप कभी गूगल करोगे व्हाट आर एग्जम्पशन टू सिक्किम स्टेट, तो आपको मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम्पशन है, मैंने आपको ये बता दिया। ये देखो ये बार बार इनकम टैक्स के ऊपर ही आ जाता है, पर इसमें भी अच्छा, इसमें भी मजे की बात है, इसको भी रूल को चेंज किया गया, बहुत सारे रूल को चेंज हुआ, वरना बहुत सारे इंडियंस ने क्या, मतलब इंडियन मतलब सिक्किम भी इंडिया का ही है, बट ऐसे बोलने में आ जाता है ना। अदर स्टेट वालों ने क्या किया, अदर स्टेट ने सिक्किम में जाके अपने आप को रजिस्टर करना चालू कर दिया और वहां पे जाकर जो है टैक्स चोरी करने लगे, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है ना। हम देखो सुनो, समझो समझो समझो, सिक्किम का कोई आदमी अगर टैक्स को बचा रहा है तो वो टैक्स चोरी नहीं है, क्योंकि वो एग्जम्पशन है। अगर मैं एमपी का हूं, बॉर्न एंड बॉटम इंदौर हूं, लेकिन अगर मैं अपने आप को फेक डॉक्यूमेंट या किसी भी तरीके से सिक्किम में रजिस्टर कर दूं और टैक्स बचा लूं, तो वो टैक्स चोरी है ना, फर्क। सिक्किम के लोग एग्जम्प्ट है, मैं करूंगा तो टैक्स चोरी है ना, जैसे वो टैक्स हेवन का रहता। तो सिक्किम, ये देखो मैं भी डालता हूं, ये देखो आप देखो, विच स्टेट इज टैक्स हेवन, टैक्स हेवन, टैक्स फ्री लिखो या टैक्स हेवन इन इंडिया, तो आपको सिक्किम का नाम मिलेगा। ये देखो सिक्किम सिक्किम इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर रेसिडेंट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अर्निंग। ये सब चीजें ना भाई, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें, तो यार ऐसा बहुत बहुत सारा ज्ञान है बेटा शेयर करने के लिए, पूरी बैचेस लग जाएगी अपने को ठीक है। सेटिंग अप ऑफ माइक्रो इरिगेशन फंड वो बनाया गया ताकि लोगों को दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर मैकेनिज्म बनाया गया। ई नाम पैन, ये देखो, अब ये देखो, सुनो 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 सुनो, अब आपसे पूछा जाएगा ई नाम पैन इंडिया जो है वो कौन से सेक्टर के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या फिर कौन सी इंडस्ट्री के लिए, तो भैया आपको याद होना चाहिए प्राइमरी और एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। विच नेटवर्क फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ एपीएमसी मंडीज, देखो यहाँ पे बनाया गया ताकि एग्रीकल्चर हो पाए। अब ई नाम पैन इंडिया में आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए, किसी को लगेगा अरे सर ये तो ईवी के लिए, किसी को क्या लगेगा, किसी को क्या लगेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। यू नीड टू रीड इट प्रॉपरली एंड यू नीड टू लर्न इट। मैं अगर आपको कहूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें ये सब लिख के करना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये सब चीजें लिख के करनी है। टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें जो है वो लिख के करनी है, बट हाँ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में, आपके ज्ञान में चीज रहेगी जरूर, ठीक है। सो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, सिर्फ एक सेकंड रुक जाओ मुझे। सिर्फ एक सेकंड दे दो मेरे को, ठीक है। हम माफी चाहेंगे, चल, है ना, चल। एनीवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ किसान रेल बनाया गया ताकि भैया लॉजिस्टिक्स जो है वो इजी हो, क्योंकि यार जब तक देखो देश में लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक सारी चीजें नहीं होगी तब तक भी पक्का होगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्या बहुत ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है क्या सर, बहुत ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। मतलब इकोसिस्टम कैसा बनाया जा रहा है सर, नॉर्मल इकोसिस्टम में तो हुआ नहीं 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 नहीं, जब एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें ना, तो एग्रीकल्चर के लिए सरकार और प्रमोट कर रही है ना। क्यों कर रही है सर, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टअप मीन्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट मीन्स हायर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी और हायर एम्प्लॉयमेंट रेट। सर 47% ज्यादा क्या एम्प्लॉयमेंट करेंगे, सी 47 में से बहुत सारे लोग डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अब आप समझने की कोशिश करो, 47% लोग हैं, हाँ ये पूरे 47% लोग जो हैं वो जेन्युइनली, अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे साल अनएम्प्लॉयड रहते हैं। आपको होता है जब खेती कटती है और जब बोते हैं और जब काटते हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत उसी समय पड़ती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे आप मान लो 12 महीने में, या फिर अपन जब बात करते हैं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और एक एवरेज किसान साल में 2 बार ही फसल काटता है। मतलब मैं आपको बताऊं, पहले के समय में क्या होता था, एचआईवी सीड्स के चक्कर में थोड़ी सी बदली हुई है। पहले ऐसा करते थे, अवर अवर फल चलती थी, क्योंकि गेहूं ज्यादा वो कर लेता था, सो कर लेता था। मैं 100% श्योर नहीं हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। तो गेहूं अगर ज्यादा न्यूट्रिशन खींच लेता था तो उसके बाद सोयाबीन लगा देते थे, क्योंकि सोयाबीन को उतने न्यूट्रिशन नहीं लगते थे। इस तरीके से प्लानिंग करी जाती थी। एनीवेज, despite phenomenal increase in output of both goods crop and commercial crop, Indian agriculture faces many issues। फिर भी इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत इश्यूज हैं, हाँ सरकार। इंडियन एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम फार्मर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक फार्मर के पास 2-5, 10-10, 12-12, 20-20 बीघा जमीन होगी। एवरेज इफ आई स्टेट, तो भैया आप मान के चलो
2 लाख स्क्वायर फीट से लेकर 5 लाख स्क्वायर फीट की जगह होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं कितने सारे फार्मर को जानता हूँ जिनका एक टुकड़ा कहीं पे है, एक टुकड़ा कहीं पे, एक टुकड़ा कहीं पे, तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि 2 बीघा यहाँ पे, 10 बीघा यहाँ पे, 50 बीघा यहाँ पे, ये भी समस्या बात है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लो फार्म प्रोडक्टिविटी एंड सब्सटेंस फार्मिंग रिजल्ट इन वेरी लिटिल मार्केटेबल सरप्लस एंड consequence of lower income of agriculturists. There is also reduced their ability to participate in the domestic as well as export market. क्या सब छोटे छोटे हैं? हाँ, तो किसी की बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रांग नहीं हो पा रही ना यार। अब आप सोच के देखो, आप यही जाओगे तो अमूल जब हुआ था, अमूल इज अ कॉर्पोरेशन, तो अमूल जब शुरू हुआ था तो उन्हें भी ये दिख रहा था कि यार सब छोटे 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 वो हैं दूध और वो बारडे वाले, तो सब छोटे छोटे हैं क्या? हाँ सर, सब छोटे छोटे थे। तो उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया था कि सबको फायदा है। ये सब समझने वाली बात है। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ रिसोर्स इंटेंसिव, serial centric and regional bias, बहुत इंपॉर्टेंट है। There is an increased stress on water resources and soil fertility. Unscientific and wasteful agriculture leads to diversification and degradation of many parts of the countries. सर हम रीजनल बैठे, मतलब बोलते हैं यहाँ दाव दाव पर सोने की चिड़िया का, नहीं एक और गाना है कोई, हर थोड़ी देर में यहाँ भाषा बदलती है, मिट्टी रंग रूप बदलती है, ऐसा करके कोई गाना हमको याद नहीं आ रहा। एक्चुअल प्रॉब्लम, अब आप देखोगे तो साउथ में हमारे यहाँ गेहूं नहीं उगती है, फिर ये सब बहुत सारे इश्यूज है। तो ये इन सब इश्यूज को फेस करना है क्या सरकार? वेस्टफुल बहुत होता है हमारे एग्रीकल्चर का, छोटे छोटे फार्मर हैं, ज्यादा रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इनफैक्ट पानी को लेकर मैं आपको बताऊं सर, ये देखना आपको देख के समझ में आएगा, चेन्नई वाटर क्राइसिस, ये देखना आपका दिमाग हिल जाएगा। द चेन्नई वाटर क्राइसिस वाज अ सर्व वाटर शॉर्टेज इन चेन्नई इंडिया 1919 में। अब देखो चेन्नई वाटर, क्या बोलते हैं उसको, वाटर अंडरग्राउंड वाटर, ऐसा डालोगे। चलो, चेन्नई अंडरग्राउंड वाटर लेवल फ्लक्चुएट सीजनल एंड हैव बीन डिक्लाइन इन सम एरियाज ड्यू टू, मतलब मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ है कि चेन्नई इंडिया की पहली कंट्री बना है जिसका अंडरग्राउंड वाटर एकदम खत्म होने की तैयारी में। बैंगलोर भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। इनएडिक्वेट एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फेलियर टू बिल्ड कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन्स वगैरह नहीं है हमारे यहाँ, हाई वैल्यू कम्युनिटी वगैरह का शायद है। इनएडिक्वेट एडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट न्यू फॉर्म टेक्नोलॉजी, हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादातर जो फार्मर है वो टेक्निकली अनपढ़, कहना गलत होगा लेकिन नॉट अवेयर फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ये कहना सही होगा। पुअर एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो मैं कहना चाहता था अगली लाइन में आ गया क्योंकि इतनी बार पढ़ा दिया कि वही दिमाग में चलता है ना। लॉपसाइडेड मार्केटिंग प्रैक्टिस, इनएफिशिएंट क्रेडिट डिलीवरी फैसिलिटी नहीं है, ज्यादा आप माल उधारी वगैरह का पंगा आता है। हाई वुड प्राइस वॉलिटिलिटी है, भाई प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज होता है हमारे यहाँ। कभी कभी प्याज, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी प्याज को किसान जो है रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, इतना सस्ता हो जाता है, कभी कभी 80-100 रुपए हो जाता है। लेकिन मजे की बात 80-100 में हम खरीद रहे, किसान नहीं बेच रहा है। हैवी डिपेंडेंसी ऑन मानसून एंड लॉस ऑफ क्रॉप लाइवलीहुड, इशू रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड वेयरहाउस एग्रीकल्चर। पता है वेयरहाउस की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? हमारे देश का 5-7% अनाज सिर्फ चूहे खा जाते हैं। ये देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन क्रॉप इज कंज्यूम्ड बाय रेट और अदर वेस्टेज। मतलब समझ नहीं आता, ये देखो एक सेकेंड, विच इज मोस्ट एक सेकेंड इंडिया राइस वाटर, हाँ या देखोगे India's record rice and wheat harvest may not be enough to ensure food security in the world ration because 10% of the crop is lost to pest or rots in adequate warehouse। मतलब साला हमारे यहाँ पर आप ये सोच के देखो कि पहले किसान उगा रहा है ना, इतनी चीजें होने के बावजूद भी क्या सब चीजें सही चल रही है? नहीं सर। इस चैप्टर के बाद हम लोग क्विज लेंगे कल और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? मतलब हमारे यहाँ कितनी क्रॉप तो ये वो खा जा रहे हैं, चूहे खा जा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं तो बहुत खराब बात है ना। इन एडुकेट पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। पॉवर्टी और मैलन्यूट्रिशन बहुत ज्यादा, मतलब हमारे अगर खाना खा भी लो तो उसमें इतनी न्यूट्रिशन नहीं। तो मतलब एग्रीकल्चर पढ़ के आपको समझ में आएगा कि सर हम कहते हैं कि भारत मतलब धरती हमारी माता है, ये है वो है, हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि हमारी धरती हमारी माता हो। मतलब आप सोच के देखो ना, हमारे 10% क्रॉप तो साला चूहे खा जा रहे हैं।
अब इमेजिन करो अगर 10% क्रॉप गरीबों तक चले जाए तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। छोड़ो, अगर 10% क्रॉप भी इंडिया में नॉर्मल जगह आ जाए ना, तो आपको पता है रेट जो है, प्राइसेस 10% डाउन हो जाएंगे। यानी जो सरकार इन्फ्लेशन 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 चला रही है, सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड उतनी रह जाएगी, तो प्राइस नीचे हो जाएंगे। अब ये तो समझने वाली बात है ना यार। अब लोग बोलते हो अरे यार तो ऐसा कैसे होगा यार, तुम्हारे सामने की कहानी है ना यार। मैं कुछ मन से तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं ना, एक एक चीज पढ़ के पढ़ा रहा हूं ना। क्यों? मैं अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है कि मैं पहले बोल देता हूं, फिर वो लाइन निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे दिमाग में सारी चीजें छपी हुई है। मगर मैं आपको एक एक पॉइंट फिर भी बता रहा हूं कि देख लो भैया लिखा हुआ है ना। तो ये जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं हमारे देश के अंदर, ये हमें ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना। हम बोलते हैं यार एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, क्या एक्शन है हमारा एग्रीकल्चर को लेकर? यस, चीजें सुधर रही हैं, लेकिन यार देखो, मैंने इसमें बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आप अभी सारे नशे करते हो, अब आपने उसमें से एक नशा छोड़ दिया, और मैं बोलूं वाह यार तुम तो सुधर गए हो, गलत बात है भाई। तुम बिगड़े, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, हमें तो ग्रोथ चाहिए ना यार। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। एनीवेज, द सेकेंडरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। चाइना की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा ये, द इंडियन इंडस्ट्री होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन 30% ऑफ टोटल जीवीए, यानी जीडीपी मान लो एक मिनट के लिए। जीवी वगैरह सब हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। इन द कंट्री एम्पावरिंग 12.1 करोड़ पीपल्स, ठीक है। द इंडस्ट्री सेक्टर इंडिया ब्रॉडली कंप्राइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, ऑयल, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, डिफेंस प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, रिटेल, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म। द शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज मोर देन 50% ऑफ जीवीए, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हो ही रहा है इनके चक्कर में। क्योंकि देखो एक बात समझो, हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस सेक्टर, करेक्ट। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का करोगे? सामान का करोगे ना। उगाओगे तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करोगे ना। सर बाहर से सामान आएगा तो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, सही बात। लेकिन खुद उगाएंगे तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए, क्योंकि ज्यादा नीचे नीचे लोग। सर इंडियन इकोनॉमी एक, हाँ नहीं है, बोरिंग तो नहीं है। इट इज मोर ऑफ नोइंग योर कंट्री, तो इट मे फील इट, बट यार मुझे नहीं लगता। मतलब और डीप में देखो, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हाँ, बट हाँ थोड़ा न्यूमेरिकल कम है। देखो पूरे मैक्रो में थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें, क्योंकि मैक्रो ना बहुत बारीक बारीक टॉपिक। एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको बताऊं क्या, मैक्रो का ना कोर्स बहुत वास्ट है। मतलब मैं आपको एक बात दे सकता हूँ, माइक्रो हटा दिया जाए और सिर्फ मैक्रो भी हो तो 100 मार्क के लिए बहुत है ना। मैक्रो इतना वास्ट है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत सारा डिस्कशन बनता है। इतना कर भी नहीं सकते क्योंकि 50 मार्क्स का है, तो ना थोड़ा सा डिसबैलेंस है। बट इवेंचुअली 2-3 अटेम्प्ट के बाद, या फिर अब तो खैर हो गए 3 अटेम्प्ट हो गए तो बैलेंसिंग आ गई है, बट आगे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। दैट अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ की प्रायोरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हम सबको मालूम है। A detailed discussion on industrial development is beyond the scope of this unit. Starting with the industrial growth figures, we shall briefly take upon the general aspect related to industries in India. मतलब देखो सीधी सी बात है, हमारे देश में बहुत सारी चीजें क्या, हाँ सरकार, हम लोग बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, और हमारी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है कि हम डेवलपमेंट करें। हाँ है ना? हाँ सरकार। अब ये इतना डीप डेटा में मैं नहीं जा रहा हूं, हम लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ अच्छी चल रही है, ठीक है। हाँ सरकार, ठीक है। तो ये आईसीआई मेजर्स कंबाइन, आईसीआई, हाँ आईसीआई नहीं, आईसीआई मेजर कंबाइन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन 8 कोर इंडस्ट्रीज, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे गैदर किया जाता है, जो 40.27% वेट रखता है हमारे इंडेक्स के अंदर, ठीक है। हाँ सरकार। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईटीआई, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। सो द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड हैज अ रोल इन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अभी ये देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे के सारे डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। अब यहां पर ना एक प्रॉब्लम है, यूजुअली आप देखोगे तो नाम कैसे रखे गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यानी पूरे विश्व में अगर किसी भी इकोनॉमी को काम करना है तो कैसे करना चाहिए, सबसे पहले वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है, फिर सेकेंडरी पे जाती है, फिर टर्शरी पे जाती है। इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इंडिया ने प्राइमरी के बाद सीधा टर्शरी पे हिट मार दिया। ये एक मेजर प्रॉब्लम रही है इंडिया के लिए। सर ये मेजर प्रॉब्लम क्यों रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम इसलिए रही है क्योंकि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करने की ताकत सेकेंडरी के अंदर है, लेकिन ज्यादा आउटपुट यानी ज्यादा पैसा देने की ताकत टर्शरी के अंदर है। तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट या एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रह गई, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं मजे की बात बताने वाला हूं, हम लोग ध्यान दे रहे हैं मेक इन इंडिया के थ्रू,
वाओ बेटा, आओ मजे की बात बताता हूँ। हु मेड मेक इन इंडिया लोगो? अरे बाबा, हम कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का लोगो तक हमने नहीं बनाया बाबा। क्या मेक इन इंडिया है? मेक इन इंडिया का लोगो तक हमारा नहीं है ना बाबा। हम बोल रहे हैं हम देश में डेवलपमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भैया ये सब प्रॉब्लम्स है। बट ऑल तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं चल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग एक अच्छे पेस पे चल रहे हैं। यानी अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करना है, अगर किसी कंट्री को ग्रो करना और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करना है, तो क्या एट द एंड ऑफ द डे उस कंट्री को एनी हाउ, क्या कुछ भी करके उस कंट्री को फोकस करना पड़ेगा कि हम जो है वो डेवलपमेंट जो है, मतलब हम सेकेंडरी सेक्टर पे भी ध्यान दें। इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने जीएसटी लॉन्च किया था 1 जुलाई 2017 को। हाँ सरकार, बाकी सारे टैक्सेस हटा दिए। हमने इनकम टैक्स वगैरह को 20%, 22% के आसपास ले आए हैं। मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव चालू हुआ था 2014 में। ऑल्दो मुझे एक ही बात बुरी लगती है, हमने मेक इन इंडिया चालू किया बट लोगों ही बाहर से बन रहा है। ये मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है, बट ठीक है। बट एनीवेज उससे बहुत फायदा हुआ। स्किल करके भी एक अच्छी स्किल सीखो इंडिया करके भी कुछ ऐसी अच्छी स्कीम चालू करी थी, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग सीखे थे। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, बहुत फायदा हुआ है ना। बहुत सारी चीजों को इजी किया गया है। पहले इंडिया 63 रैंक पे आता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अब इंडिया 14th रैंक पे आ चुका है। मतलब आप देखो तो आज की तारीख में इंडिया में बिजनेस करना अच्छा भी है, आसान भी है और करना भी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अपनी कंट्री सिंगल विंडो सिस्टम लेके आ गया कि ज्यादा लाइसेंस लाइसेंस परमिशन परमिशन और इश्यूज में नहीं फैलना चाहिए, एकदम सीधे तरीके से होना चाहिए। अगर आप मोदी जी की, जो मोदी जी के ऊपर मूवी बनी है, विवेक ओबराय ने बनाई है, उसमें आप देखोगे तो जब रतन टाटा जी को बुलाते हैं ना मोदी जी, तब वो कहते हैं, उनका एक साथ में कोई पीए भी आता है तो कहता है कि भैया इतने सारे लाइसेंस लगते हैं, इतना समय लगेगा। वो बोलता है बेटा 28 नहीं 29 लाइसेंस लगेंगे और ये रहे सारे लाइसेंस का अप्रूवल। सी, दिस इज व्हाट द इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन वांट। हमें और क्या चाहिए? मतलब मैं अपने आप को 2 मिनट काउंट कर लेता हूं। हमें और क्या चाहिए? अगर मुझे गवर्नमेंट के पीछे भागना पड़ रहा है, एक एक चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, एक एक चीज में अगर मैं इशू फेस कर रहा हूं, तो भैया मजा नहीं आएगा मुझे। लेकिन अगर मेरे लिए चीजें आसान है तो भैया मेरे को मजा आएगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान नाम याद रखना, ये सेकेंडरी में है। ये हुआ था ताकि हम लोग जो है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे। नेशनल लॉजिस्टिक स्कीम को लेके आएगा ताकि यार लॉजिस्टिक इंडिया में अच्छी हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, करंट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा किया है। यस, उसके लिए बहुत लोन लिया है, वो बात अलाइन है, लेकिन यार बहुत फोकस किया है, मतलब अच्छी बात है ना। कीपिंग इन व्यू ऑफ इंडिया विजन ऑफ आत्मनिर्भर, द प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम आई, मैंने बहुत बार कहा था। एप्पल इंडिया में यानी फॉक्सकॉन इंडिया में आके बिजनेस क्यों कर रहा है? क्योंकि पीएलआई स्कीम मिल रही है, उससे प्रोडक्शन करने पे फायदा मिल रहा है ना, इसीलिए कंट्रीज कर रही है और बहुत फायदा है सभी लोगों का। इसलिए पीएलआई स्कीम बन रही है कि भैया ये देखो ना, एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट्स, इन सब के लिए भी हो गई कि यार आप प्रोडक्शन करो, हम आपको पैसा देंगे। यानी अगर आपने 2 लाख करोड़ रुपए लगाए तो उसमें से 20-25 हजार हम आपको ऐसे दे देंगे। ऐसा करके सरकार प्लान कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया है, एक पूरे ग्रीनफील्ड एरियाज है। जैसा मैंने आपको चाइना के लिए बताया था ना, कि वहां पे शहर होते हैं कि ये टॉयज का शहर है, ये खिलौनों का शहर है, ये कपड़ों का शहर है, इसका शहर है, उसका शहर है। इंडिया में भी कुछ कुछ करके ऐसी प्लानिंग करी जा रही है। 2-3 ऐसी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजनल बनाए भी गए हैं बहुत अच्छे प्रकार से, है ना। फेम इंडिया बनाया गया, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ सोलर भी उड़ गया। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर ये दोनों साथ में उड़ गए ना बाबा, तो आप मान के चलो कि हमारा देश, मतलब हमें अगर इंपोर्ट फ्री होना है तो 2 चीजों को कम करना है। यानी हमें अगर, जैसे आज हमारा सबसे ज्यादा पैसा इंपोर्ट पे जाता है, अगर हमें इन 2 चीजों को रिड्यूस करना है तो हमें सिर्फ 2 ही काम करना है। सबसे पहला, हमें पेट्रोल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है। दूसरा, हमें गोल्ड बाहर से नहीं मंगवाना है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रूड ऑयल इज ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ इंडिया। चल सर, according to recent data, Indian crude oil import dependency stands around 87% of its total import। हम हमारे देश का 87% पीएलआई स्कीम, मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन करो और पैसा बचाओ। हम हमारे देश का 88% सामान जो है वो 88%
जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है, ऐसा सीन। एंड अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट इन इंडिया इन अ ईयर, सर यहां पे आ जाएगा सर 232.5 मिलियन मैट्रिक टन हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा है यार हमारे, ठीक है। तो जिस दिन हम लोगों ने मतलब आप वैसे आप मजे के बताओ, हम लोग कोयले से भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोयला भी हम इंपोर्ट करते हैं। बट मुझे लगता है कि सोलर पैनल्स, वैसे सोलर पैनल्स के लिए भी हम बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। एक बार हमें सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने हैं, एक बार, ठीक है। तो एक बार अगर हमने सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर लिए तो एक ही बार खर्चा होगा ना हमारा, बार बार इंपोर्ट नहीं होगा ना। तो अगर हम लोग अगर मान लो सोलर पैनल्स खुद से बनाने लग जाए, और अगर हम लोग अपना ऑयल एंड पेट्रोल के ऊपर, अगर अपनी ऑयल पेट्रोल गैस के ऊपर अगर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए ना, तो हमारा हम इंपोर्ट डेफिसिट से बैलेंस तक तो बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। उद्यमी भारत बनाया गया कि भैया एमएसएमई लोग ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाए। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल टू एंश्योर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच कुड अट्रैक्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, भैया सारी चीजें, और एफडीआई बहुत पैसा लगे। ओपनिंग अप अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, भैया इंडिया में आज की तारीख में भर भर के पैसा आ रहा है, मतलब ऑल्दो पिछले 4 महीने से एफआईआई जो है वो इंडिया से पैसा लेके जा रही, बात मैं मानता हूं, लेकिन आई अग्री विद इट, लेकिन फिर भी आ रहा है, ठीक है। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट अलाउ कर दिया गया है फॉर सेल ऑफ कोल माइनिंग एक्टिविटीज। भैया ऑटोमेटिक मतलब डायरेक्ट पैसा आएगा, डायरेक्ट लगाएगा, टेंशन खत्म। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाई गई है ताकि बाहर से ज्यादा पैसा है, ज्यादा चीजें, और हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, और पैसा बढ़ भी रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म टू रिप्लेस द एग्जिस्टेंस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम टू बूस्ट एक्सपोर्ट। हमें हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ाना है, ऑल्दो हम लोग अभी जो बहुत अच्छी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे टीसीएस विप्रो वगैरह सब अच्छे सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी, प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट है। इनिशिएटिव टुवर्ड्स फॉस्टरिंग इनोवेटिव इंक्लूड इंक्यूबेशन, हैंड होल्डिंग, फंडिंग, इंडस्ट्रियल, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब हमारे देश में सही में हो रहा है। इंक्यूबिंग मतलब जहां पे सिखाते भी हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताते हैं। अब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो भाई, है ना, तो भाई अगर आप इस चीज को लॉजिकली समझोगे, मैं आपको समझाता हूं, तो गवर्नमेंट सही में कर रही है। मतलब एमपी के 3-4 इन्वेस्टमेंट वाले प्लान्स में तो मैं खुद भी गया, बाकी सबको छोड़ो, 3-4 इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में तो मैं खुद भी गया हूं। यानी सरकार ये सब चीजें कर रही है, समझ रहे हो। चलो, तो ये सब चीजें चल रही है। सर कोला तो हमने, कोल तो हम बाहर से क्यों लेते हैं, विलेज से कलेक्ट कर सकते हैं, विलेज वालों को भी प्रॉफिट हो जाएगा, कम है ना यार, ठीक है, हमें और ज्यादा चाहिए। अबे भाई तो ये बात कर रहे हो, मैं आपको मजे की बात समझाऊं, मैं आपको मजे का समझाऊं, हम लोग हमारे करेंसी के जो नोट होते हैं ना, करेंसी जो पेपर होता है ना, वो तक हम इंपोर्ट करते थे भाई, कैसी बात है। सो इंडिया वॉज अ एक्सट्रीम, वैसे आज भी हमारा एक्सट्रीम, हमारे इंडियन करेंसी के नोट तक इंपोर्ट करते थे यार। भाई मतलब पढ़ के दिमाग हिल जाता है कि जब पढ़ते कि साला हम बोलते हैं हमें करेंसी है, तुम नोट सर्कुलेट करने के लिए तक इंपोर्ट कर रहे हो, सोच के तो देखो। बट ठीक है, चीजें बहुत सुधरी है ना। ऑब्वियसली बात है, मैंने तुमको इतना पढ़ा दिया कि 1991 में आजादी मिली, अब तुम्हें पता है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज कम्प्रेस पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है, हाँ सरकार। स्टार्टअप इंडिया बनाया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। हम लोग प्रॉपर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बनाई गई है कि यार लोगों को इजीली लोन मिलना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। नहीं फर्क होगा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, कोल का भी एक ग्रेड होता है, जो थर्मल पावर प्लांट में लगता है उसका भी एक ग्रेड होता है ना। हर कोल को थर्मल पावर प्लांट में यूज नहीं किया जा सकता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ऑल्दो आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, हम श्रीलंका और इन सबको इलेक्ट्रिसिटी देते भी हैं, अडानी खुद देता है बांग्लादेश और श्रीलंका में, तो हम लोग श्रीलंका में और इन सब जगह इलेक्ट्रिसिटी देते भी हैं। एक सेकेंड, है ना, अरे सॉरी, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते भी हैं, यानी हम लोग, ऐसा नहीं कि हमारे देश में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सर हमारे यहाँ चीजें बहुत सारी चल रही है, मगर समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात यह है कि यार
बहुत सारी चीजें है ना, मतलब बहुत ज्यादा कंजम्पशन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया इज गिविंग अप फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0, इन विच मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन नीड टू इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज एज सच एज, हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एआई के ऊपर भी अब ध्यान दे रहे हैं, और हमारा फोकस है कि यार कैसे भी करके हम इस पे भी अच्छा कर, ठीक है। चलिए, देर आर मेनी चैलेंजेस, इस सेक्टर में भी चैलेंजेस हैं। शॉर्टेज इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर एंड कॉन्सिक्वेंट, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं हम अनएम्प्लॉयड है, मेरा मन करता है जो कहता है ना मैं अनएम्प्लॉयड, उसको मारूं पकड़ के। देखो दो प्रॉब्लम है, ठीक है। लोगों को पैसा भी बहुत चाहिए और स्किल्स भी नहीं है, और जिस आदमी के पास स्किल है वो आदमी अटका हुआ रह जाता है अपने ईगो में, अपने उसके अंदर, ठीक है, ईगो बोलू क्या बोलू पता नहीं, उसके अंदर अटका रहता है कि नहीं मैं इससे नीचे काम नहीं करूंगा। तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ा बेवकूफी वाला है ना, और लोगों को काम नहीं आता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम खुद है भाई, मैं पिछले 15 दिन से मैनेजर इन सब की कम से कम 8 पोस्टिंग की हायरिंग खोल के बैठा, 8 पोस्टिंग की, कोई नहीं रहा सब। रिलायंस ऑन इंपोर्ट, यानी डिपेंडेंट हम इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर जो है वो थोड़ा उतना अच्छा क्रेडिट फैसिलिटी मिल नहीं रही है, सबको पैसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि बैंक को लोन देने के लिए बहुत सारे, देखो एक बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, बैंक को प्रूफ चाहिए, बाकी लोगों को भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए इतना आसान नहीं। सी अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, तो अगर कोई नया आइडिया है तो भाई चलो ठीक है, फिर भी फंडिंग मिल जाएगा, लेकिन फंडिंग मिलना आसान है क्या? 1000 में से 10 स्टार्टअप को भी असली फंडिंग नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए। लाखों स्टार्टअप है, लाखों करोड़ों में, लाखों तो करोड़ों तो चलो नहीं हो सकते, बट लाखों मतलब बिजनेसेस तो करोड़ों है हमारे देश में। क्या हो रहा है भाई, तुम देखोगे तो पानी जैसे वाला भी तो है भाई, हर इंसान को बिजनेस चालू करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से ले? ये बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन अब इसमें शायद गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी हर चीज नहीं कर सकती। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब गवर्नमेंट भी कितना कर लेगी, ये भी समझने वाली प्रॉब्लम है ना। इंडस्ट्रियल लोकेशन एस्टेब्लिश्ड विदाउट रेफरेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स, जिसको जहां इंडस्ट्री लगाने में लगा रहा है, कॉस्ट रेफरेंस को समझ ही नहीं रहा है। इंडस्ट्रियल लोकेट हो गया, हैवी लॉसेस, इनएफिशिएंसी, लोअर प्रोडक्टिविटी है भैया, हमारे और भी इश्यूज है, ठीक है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ मैन आवर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सटर्नल डिमांड, ये सब भी साला बहुत इश्यूज है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन उतनी अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है हमारे देश में। ग्लोबल स्लोडाउन होता है तो हम भी इफेक्ट हो जाते हैं। एग्रेसिव टाइटिंग मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश में है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को लेकर एग्रेसिव पॉलिसी है, बट लोन तो ज्यादा चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। हाई एंड इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस है, जिसके चक्कर में हर इंडस्ट्री को फर्क पड़ रहा है, समझ लो। तो what you need to understand right now is a very 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 simple thing, कि यार हमारे देश में क्या इतना आसान है क्या बिजनेस करना? नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं ना, मैं जब मुझे कोई कहता है ना कि देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं मानता ही नहीं उस बात। मतलब मैं आपको बताऊं इस वन पे प्रॉब्लम क्या है, हर बिजनेसमैन कह रहा है, हर बिजनेसमैन कह रहा है कि भैया हमारी हायरिंग नहीं हो रही है, और हर एम्प्लॉय कह रहा है कि साला जॉब नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है दोनों? क्योंकि देखो लोगों की आदत है बिना कुछ करे बहुत पैसा कमाना है, बहुत अच्छा पैसा चाहिए, और बिजनेसेस वालों को लगता है कि पैसा चलो एक बार हम दे भी देंगे, स्किल्स तो नहीं चाहिए, लोगों के पास स्किल्स ही नहीं। तो ये जो गैप है, जब तक ये मीट आउट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले एनी विच वेज गवर्नमेंट, अब इसमें देखो अगेन, इसमें गवर्नमेंट क्या कर लेगी यार? इसमें सबसे बड़ा सवाल ही तो ये है कि गवर्नमेंट कर क्या लेगी। अब आप बोलोगे सर इसमें गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट स्किल सिखाएगी, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट ने चालू किया था। मतलब जो 1-2 लाख रुपए का एडिटिंग का कोर्स था वो 2000 रुपए में सरकार ने दिया। अरे चलो भाई कोर्स तो सिखा लेंगे, लेकिन लोगों के अंदर सीखने की इच्छा भी तो नहीं चाहिए, समझ लो। मैनेजर के लिए क्या एलिजिबिलिटी? भाई काम आना चाहिए लोगों से काम निकलवाना आना चाहिए यार, यही तो सब एलिजिबिलिटी, और क्या एलिजिबिलिटी? हमारे यहाँ पे क्या है, वही मैच नहीं हो रहा, लोगों को काम ही नहीं आ रहा ना यार। तो ये सब जो चैलेंजेस है, इन सब चैलेंजेस को कहीं ना कहीं वर्कआउट करना पड़ेगा, और जब ये सब वर्कआउट होगा तब चीज होगी, ठीक है। चलिए गाइस, कल हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं कल आखिर में कुछ क्वेश्चंस भी ले लूंगा, एंड टुमारो वी वुड बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी वुड बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल दिस पॉइंट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। तो बट मैं अगेन कह रहा हूं, ये चैप्टर को फील ज्यादा करना है, सोचना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, रिएक्ट कम करना है, ठीक है।
ये चैप्टर मतलब बोरिंग मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर में ना बहुत समझना है, यू नो इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग योर कंटेंट, है ना, क्योंकि बहुत मैं देखो मैं चाहूँ तो सिंपली बोल सकता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट है, अनस्किल्ड लेबर है, पर ये स्टेटमेंट नहीं है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और अनस्किल्ड लेबर क्यों है, जब तक मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के इतना लगता है, आई थिंक दैट्स